हमारा प्रयास है कि प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए। प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पिछले कई सालों से ध्यान नहीं दिया गया। जो हमारे प्रदेश में कृषि पर आधारित 69% के करीब अपना जीवन यापन निर्वाह करते हैं, वो कृषि से विमुख हो रहे हैं। हमने प्रयास किया है कि अगर हम आत्मनिर्भर तो समाज के सभी वर्गों का उत्थान किया जाना सुनिश्चित करना पड़ेगा। समाज का एक वर्ग संसाधन से भरा पड़ा हो और दूसरे वर्ग की कोई पूछ ना हो तो समाज कोई भी तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए हमने समाज के सभी वर्गों को टच किया और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए नियमों में परिवर्तन किया, अर्थव्यवस्था में कानूनों में परिवर्तन किया और एक मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव हमने रखी है। पिछले बजट में हमने अपने प्रदेश में और समाज में एक सोच को विकसित किया कि हमें हमारे हिमाचल प्रदेश को ग्रीन राज्य के रूप में उभर कर आना है और उस दिशा में हमने धरातल पर बहुत अधिक कार्य किया। उसके परिणाम आपके सामने कुछ समय में आने वाले हैं। इसमें हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि को महत्व दिया है। पूरे देश में जिस एमएसपी के लिए आज किसान सड़कों में दिल्ली में बैठे हैं, हमने अपने प्राकृतिक सौंदर्य और जलवायु को समझा और प्रयास किया कि हमें अपने जलवायु और स्वच्छ वातावरण के अनुसार खेती को बढ़ावा देना चाहिए। इस दृष्टि से हमने कहा कि जो लोग यूरिया का प्रयोग नहीं करेंगे और जो दूसरी खादें उनका प्रयोग नहीं करेंगे, रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं करेंगे, जहर मुक्त खादों का जो प्रयोग करेंगे, उसमें हमने दो चीजों को लिया। हमारे यहाँ गेहूं होती है और मक्का होती है और शिमला में बागवान हमारे होते हैं और हमने गेहूं का पहली बार प्रदेश के इतिहास में 40 रुपया मिनिमम सपोर्ट प्राइस को घोषित किया है गेहूं की, और मक्का के गेहूं के भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को 30 रुपये घोषित किया गया है। अब कृषि किस चीज से होती है, क्योंकि 90% हमारी जनसंख्या गांव में रहती है, तो हमने देखा कि कृषि का एक अंग पशुपालन भी है और किस प्रकार प्राकृतिक खेती में जाना है तो उसके लिए गोबर की जरूरत होती है। हमारी सरकार को अभी 14 महीने हुए और 14 महीने में हमने गाय के दूध में 13 रुपए की वृद्धि की, 32 रुपए से बढ़ाकर इसी वर्ष हमने उसको, जो हम गाय का दूध होगा उसको 45 रुपए खरीदेंगे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस गाय का दूध का 45 रुपए प्रति केजी कर दिया है और भैंस के दूध में हमने 23 रुपए की वृद्धि की और 55 रुपए मिनिमम सपोर्ट प्राइस कर दिया है। हमने ये पैसा जो हम दुग्ध उत्पादक और किसान को दे रहे हैं, अपनी एक्साइज पॉलिसी में परिवर्तन किया। वो एक्साइज पॉलिसी थी कि जब हमारी शराब के ठेकों की नीलामी होती थी
शराब के ठेकों की नीलामी से हमें रिन्यू कर दिया जाता था। एक समय के लिए तो रिन्यू ठीक होता है, लेकिन कंटिन्यूटी में 3-4 साल के लिए रिन्यू कर दिया गया और उससे आय कम होती थी। हमने उसको ऑक्शन किया, जो रिन्यू करके 130-40 करोड़ रुपए की आय होती थी। जब हमने ऑक्शन किया तो 40% की उसमें वृद्धि दर्ज की गई और 140 करोड़ से वो 359 करोड़ रुपया हो गया, 359 करोड़ रुपया हो गई। और हमने देखा कि हमने उस पर 10 रुपए का मिल्क सेस लगाया। पिछली सरकारें कभी हिम्मत नहीं कर पाई कि कोई सेस लगाया जाए, कोई वो लगाया जाए, पर हमने किसान और दुग्ध उत्पादक के लिए सेस लगाया और हमें अनुमानित है कि 116 करोड़ रुपया हमें 31 मार्च तक मिल जाएगा, जिसमें से 85 करोड़ रुपया आ चुका है। अब ये पैसा उनका है और इस तरह हम कृषि आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आगे बढ़े हैं। दूसरा, इसका परिणाम अभी हम इसको लागू 1 मार्च 2024 से ही कर रहे हैं। फिर ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़े, हमने पूरा स्टडी किया, पूरा अध्ययन किया। हम 14 लाख घंटे 14 लाख घंटे हम मनरेगा के तहत हमारे यहाँ लोग काम करते हैं, मनरेगा की मजदूरी करते हैं। 100 दिन का रोजगार प्राप्त होता है, घंटों में पूरा हम करें। अब 100 दिन के लोगों में हर दिन रोजगार महिलाएं अधिकतर करती हैं। पूरे प्रदेश में मनरेगा का जो बजट भारत सरकार से आता है, उस पर हम टॉप अप पिछले साल हमने 16 रुपए का दिया। मैंने सोचा कि अगर अर्थव्यवस्था को हम सीधे और तेजी से आगे बढ़ना है और 2027 तक हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाना है और 2032 तक हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनाना है, तो हमें इस पर जरूर फोकस करना पड़ेगा। और पहली बार 60 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई। 60 रुपीस की बढ़ोतरी कभी नहीं हुई। अब गांव के जो मजदूर हैं, किसान हैं, उनको इसका बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। जब उनके हाथ में पैसा आएगा, उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, तो वो अपने जीवन यापन को भी अच्छे से जी सकते हैं, जीवन यापन अच्छे से कर सकते हैं। 250 लाख मैंडेज है, 250 लाख मैंडेज। फिर हमने ये पाया कि पिछली बार हमने चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट, जो अनाथ बच्चे थे, समाज का एक वर्ग था, मेरे पास कभी नहीं आया कि हमारे को ये दे दीजिए, लेकिन एक रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट की ये ड्यूटी होती है कि समाज का कोई भी अंतिम व्यक्ति उससे, जो समाज की कल्याणकारी योजनाएं हैं, उससे पीछे ना रहे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो विधवा महिला है, जिसकी आय की इनकम 2.5 लाख रुपए प्रति वर्ष है, नहीं तो क्या होता है 1 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया, 2.5 लाख से कम है, उनके बच्चे तकरीबन लगभग 1 लाख के करीब विधवा महिलाएं हैं, उनके बच्चों को पूरी तरह निःशुल्क शिक्षा सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। मकसद क्या है कि समाज की एक ऐसी वुमेन ऑफ द स्टेट कह सकते हैं हमने, जिनको समाज के का लाभ मिलना चाहिए, जो हमारी वेलफेयर योजना है उसका लाभ मिलना चाहिए। उस दृष्टि से हमने पाया कि इनके बच्चों को पढ़ाई के लिए, चाहे आईआईटी में जाए, आईआईएम में जाए, पॉलिटेक्निकल करे, नर्सिंग करे, सब जगह करे, चाहे कॉलेज में पढ़े या किसी भी संस्थान में जाए, उसकी सारी पढ़ाई का खर्चा
सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। और जो गरीब मजदूर महिलाएं हैं, किसी कारणवश अपने पति को खो चुकी हैं, उनके बच्चे हैं और उनकी दयनीय स्थिति ठीक नहीं है, उनके घर बड़े घर में रहने लायक स्थिति भी नहीं है। कई घर ऐसे हमने गांव में देखे हैं जहां रहने लायक स्थिति नहीं होती है। उनके लिए भी हमने आय सीमा 2.5 लाख तय की और 3 लाख रुपए की सहायता राशि उन्हें उपलब्ध करवाई जाएगी मकान बनाने के लिए। उसी तरह एकल नारी है, उनको भी 3 लाख रुपए की सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। तो ये जो हमारी माताएं बहनें हैं, जो जिनके पति किसी न किसी और कारणवश, चाहे दुर्घटना या किसी कारणवश उनको छोड़ के चले गए, इस दृष्टिकोण को, सामाजिक दृष्टिकोण को हमने अपनाया है। हम लोग राजनीतिक जीवन में होते हैं, सब प्रकार की पीड़ा और दर्द समझना हमारा दायित्व होता है। अब युवा खेलने जाते हैं, जोनल टूर्नामेंट होता है, हमारे मंत्री लोग जाते हैं, हमारे मिनिस्टर लोग जाते हैं, तो 50 रुपए दिहाड़ी, 120 रुपए दिहाड़ी या इतनी दिहाड़ी मिलती थी। हमने उस दर्द को समझा और हमने एक नई खेल नीति लाने का हमने प्रयास किया है। और जो घोषणाएं हमने आज स्पोर्ट्स मैन के लिए की है वो अप्रत्याशित है। और जो हमारी कबड्डी की बेटियां एशियन गेम्स में गई थी, उनको भी आने वाले समय में इस योजना का लाभ मिलेगा। हमने कई प्रकार से परिवर्तन किए। हमने देखा कि जो बेचारे, कई मेरे पास माताएं आती रही, अपने बच्चों को लेके आती रही, दिव्यांगजन थे, उनके पास कोई हिमाचल प्रदेश में 75 साल में कोई भी ऐसा संस्थान नहीं है कि जहां वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। मैं सामाजिक सरोकार से संबंधित आपसे बात कर रहा हूं। फिर हमने निर्णय लिया कि जितने भी दिव्यांग हैं, जिस प्रकार की भी एजुकेशन है, उनको बेस्ट क्वालिटी की एजुकेशन हम देंगे और उसका एक केंद्र हम कंडाघाट में स्थापित करेंगे। और जब कई बार मैं भी मुशोबरा जाता था, ऊपर एक हमारा दिव्यांग का मुशोबरा के ऊपर, ढली के ऊपर है, बहुत ठंड होती थी, वहां बहुत ठंडा इलाका था। उन बच्चों को भी जब वो संस्थान बन जाएगा उन्हें उपलब्ध करवाया जाएगा। कई लोग हमारे नशे की लत में पड़ गए, कई नशा केंद्र खुले, नशा निवारण केंद्र खुले हुए। जब हमने उन नशा निवारण केंद्रों को देखा तो बंद 8 कमरों में चल रहे हैं, 10 कमरों में चल रहे हैं, कई जगह छोटा मोटा ओपन स्पेस भी है। उस चीज को हमने समझा और कहा कि 15-20 बीघे में एक अच्छा नशा निवारण केंद्र होना चाहिए, जहां उसे खेल की सुविधा हो, पढ़ने की सुविधा हो, लाइब्रेरी की सुविधा हो। तो इस दृष्टि से वो भी, जहां हमारा ये दिव्यांगों का बन रहा है, वो भी उसी कंडाघाट स्थान पर इसको बनाया जा रहा है। आर्थिक बदहाली के बाद भी हमने 23% का राजस्व प्राप्त किया। जब मैं चर्चा कर रहा था अपने अधिकारियों से, हमारे तर्क वितर्क हुए, सब प्रकार से समझा गया और समझने के बाद हमने पाया कि इस 23% को हमने लोगों को, जो हमने 1 वर्ष के अंदर राजस्व का, पिछला तो चल रहा है राजस्व, तो जो हमने 1 वर्ष के अंदर 22-23% अर्थव्यवस्था में सुधार करके जो राजस्व प्राप्त किया, उसे बांटना है, जिसमें विधवाएं महिलाएं होगी। आप देखते हैं कि शिमला का ये जो हमारा कृष्णा नगर एरिया है, कई लोग बेचारे बहुत गरीब हैं, उनके जीवन यापन में कैसे सुधार लाया जाए, तो हमने वाल्मीकि समाज के लिए, हमारा महर्षि वाल्मीकि जी रामायण के रचयिता थे और राम मंदिर का भी अभी निर्माण हुआ है। तो जो वाल्मीकि समाज से जुड़े हुए लोग थे, उनकी जीवन यापन की पद्धति को सुधारने के लिए हमने उन्हें, जिसकी आय 1 लाख रुपए से कम है, 2.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए से कम है,
तो उसे हमने 3 लाख रुपए की मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया है। हमारा प्रयास है कि हम आत्मनिर्भर हिमाचल का निर्माण करें। कुछ बिंदुओं को हमने चुना, उसमें आत्मनिर्भर हिमाचल, समृद्ध किसान हिमाचल, हरित और स्वच्छ हिमाचल, बिजली राज्य हिमाचल, पर्यटन राज्य हिमाचल, कुशल और दक्ष हिमाचल, स्वस्थ एवं शिक्षित हिमाचल, निवेशक मित्र हिमाचल, नशा मुक्त हिमाचल, अवैध खनन मुक्त हिमाचल, समृद्ध और संपन्न हिमाचल। इसी परिकल्पना को ध्यान में रखते हमने इस बजट की स्वरूप को तैयार किया है और आने वाले आप समय में देखेंगे, क्योंकि पहले तो एक सोच को समाज के बीच में डालना पड़ता है। हमने जब इलेक्ट्रिकल टैक्सी की घोषणा की थी तो कई लोग इलेक्ट्रिकल टैक्सी के बारे में बात भी नहीं करते थे, पर मैंने उस दिन से इलेक्ट्रिकल टैक्सी में आना शुरू किया और मैं शिमला में इलेक्ट्रिकल ही टैक्सी में जाता हूँ आता हूँ, आपने देखा होगा। आज हमने जब उसके टेंडर निकाला कि टैक्सी के लिए अप्लाई करे तो 1300 लोगों ने उसमें एप्लीकेशन फाइल की। अब जब 1300 लोगों में से हम 100 इलेक्ट्रिकल परमिट देंगे तो जब इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो तब हम उनको परमिट देने जा रहे हैं, जो कि इसी महीने या अगले महीने उनको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। उसी तरह हम समाज में किसान आधारित अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करना चाहते हैं। इस दिशा से हमारी सरकार ने कार्य किया और आत्मनिर्भर बनने के लिए हमारे पास चीजें क्या है। हमारे पास सबसे बड़ी चीज थी पानी। अगर पानी रॉ मटेरियल है तो हमारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से हमें उसका फायदा मिलना चाहिए था। हमने इस बजट के माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश की है कि हमें जो बिजली प्रोजेक्ट है उसकी फ्री रॉयल्टी कुछ उस समय के अनुसार नीतियां होगी जिसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है अगर हम आत्मनिर्भर हिमाचल बनाना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमें सोलर की तरफ भी जाना पड़ेगा और 3 महीने में हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट 32 मेगावाट का, जिसका कि शिलान्यास मैंने दिसंबर में किया, 31 मार्च को पूरा होने जा रहा है। अब हमने पूरा जब इकोनॉमिक को कैलकुलेट किया कि हमारे जो लोग हैं वो हम बिजली सरप्लस राज्य के रूप में तो घोषित हो गए, लेकिन अक्टूबर से मार्च में आपको पता होगा कि हम 7 रुपए पर यूनिट बिजली खरीदते हैं, 7 रुपए पर यूनिट। हमने हमारे अधिकारियों ने इस पर चर्चा की और कहा कि सोलर पर हमें जाना चाहिए ताकि दिन के समय हम जो बिजली की पूर्ति है उसको कर सकें। इस वर्ष के अंत तक 200 मेगावाट के सोलर पावर प्रोजेक्ट लग के पूर्ण हो जाएंगे और इकोनॉमिकली भी हमारे को बिजली बोर्ड को भी इससे मजबूती मिलेगी। हम थोड़ी गति को और तेज गति से करना चाहते हैं, लेकिन कुछ अड़चने हैं। भविष्य में और बड़े बदलाव की जरूरत है आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश के लिए। सभी सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, प्रेस के बंधु, युवा, सबकी समस्याओं डिफरेंट प्रकार की है, पर हम उसको समझते हैं और उसको दूर करने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमने एक चीज कही है कि हमें जो भारत सरकार से लेने हैं, अगर वो पैसा ही हमें अपने मिल जाए तो जो हमारे लोन का कर्जा हिमाचल के प्रदेशवासियों पर चढ़ा हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति पर 1,02,000 रुपए का कर्जा 75 लाख की जनसंख्या पर चढ़ा हुआ है, तो उस 22,000 करोड़ रुपए अगर हमें वो मिलता है, जिसमें कि हमें भारतीय जनता पार्टी का सहयोग चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के अगर नेता चाहेंगे तो मैं कह सकता हूं कि एकदम ये पैसा हमें मिल सकता है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों का एनपीएस का है, हमारा पीडीएनए का 9,000 करोड़ रुपया है, हमारा बीबीएमबी का 4,500
आंकड़े इसके लगभग हो सकते हैं, ₹1 है। ये सब चीजें अगर हमें मिल जाती समय के अनुसार तो हमारी अर्थव्यवस्था और मजबूत होती। शिक्षा के स्तर में भी हम महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रहे हैं। पहली बार 40 वर्षों में शिक्षा नीति में व्यापक सुधार हम कर रहे हैं। उसके बारे में हमने पूरा ये जो बजट था पूरा डिटेल में इसलिए दिया कि आने वाले समय में हम इस दिशा में अगले 4 साल तक बढ़ते रहेंगे। ये 1 साल के लिए नहीं आया, इसकी कल्पना हमें आगे बढ़ते रहेंगे। और जो हमने गारंटियां पूरी की है, पहली गारंटी हम लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट से 25 तारीख को पूरा करने जा रहे हैं। उसके बाद जैसे जैसे हमारे संसाधन बढ़ेंगे, हमारी आर्थिकी मजबूत होगी, पूरे प्रदेश में जो हमने वादा किया है उसको पूरा करेंगे। हमारी सरकार पारदर्शिता में विश्वास रखती है, ट्रांसपेरेंसी में वह विश्वास रखती है, मॉरलिटी में विश्वास रखती है, ऑनेस्टी में विश्वास करती है। 14 महीने के एक कार्यकाल में एक भी मंत्रिमंडल के सदस्य, एक भी किसी हमारे नेता पर कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारी सरकार ने अगर ट्रांसपेरेंसी की है तभी हम आगे बढ़े। मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कड़े से कड़े फैसले लेने से भी हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि प्रदेश के हितकारी सरकार वही होती है जो प्रदेश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित करे, प्रदेश की महिलाओं का सम्मान करे, किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिले, मजदूर को उचित दिहाड़ी मिले। ये सब चीजें आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर इंगित करता है। हम सब लोग मंत्रिमंडल के सदस्य दिन रात मेहनत करते हैं, नई योजनाएं लाते हैं, नई सोच को विकसित करते हैं, फिर आपके सामने ये बजट प्रस्तुत करते हैं। बाकी तो आपने सारा बजट सुन लिया है, सारे बजट की कॉपी आपको उपलब्ध भी हो जाएगी। और अच्छा, जो आवारा पशु थे, अब कईयों ने गौ सदन खोले हैं। हमने कहा आपका गौ सदन है, हमारे पास मिले। जब हमारी मिलक की मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि 700 रुपए से हमारा गुजारा नहीं होता, उसको बढ़ाकर हमने 1200 रुपया कर दिया है। और जो हमारे जो कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना में जो फसल उगाते हैं, तो कई आवारा पशु जो होते हैं वो रात को क्या करते हैं कि जिसने कणक उगाई उसको पूरा खा जाते हैं, और सवेरे किसान देखता है कि वो पूरे का पूरा खेत साफ है, और इनके झुंड के झुंड आते हैं। छोड़े हम ही लोगों ने, झुंड के झुंड आते हैं। उस चीज के लिए हमने नुकीली और जालीदार तार के प्रबंध कर दिया है ताकि किसान को आर्थिकी और मजबूत हो। तो किसान के प्रति हमने एक सोच को विकसित करने के उद्देश्य से भी काफी हम काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर मजबूत हुआ है, इसलिए राजीव गांधी कृषि स्टार्टअप योजना का हमने शुभारंभ किया। प्रत्येक पंचायत से 10 लोग जो प्राकृतिक खेती करेंगे उनको सब प्रकार की सुविधाएं भी मिलेगी। उसके खेत में हमारा एग्रीकल्चर ऑफिस भी, पैदावार होगा 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से वो कीवी खेलेगा। और ये धरातल में आने वाले आपको अगली फसल, क्योंकि अभी जो हमारी फसल है ना गेहूं की, तो मेरे कटनी है, उसके बाद आगे स्मार्ट क्लासेस बनेगी। पहली बार हमारे हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट स्कूलों के 200 टीचरों को हम बाहर भेज रहे। शिक्षा में हमारा जो स्तर जिस तरह से गिरा, उस शिक्षा के स्तर में हमने महत्वपूर्ण बदलाव किया। सड़कों में नई टेक्नोलॉजी को हम बढ़ावा दे रहे हैं। आने वाले समय में देखेंगे सड़कों में नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसको बढ़ावा दे रहे। सभी जो भी जितने भी विभाग है उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जा रहे हैं। माइनिंग पॉलिसी हमारी आ रही कि माइनिंग को हमने कैसे बढ़ाना है, कैसे आगे बढ़ना है। हमारी सारी प्रकार से हिमाचल के दृष्टिकोण को देखते हुए हमने बड़े महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अगर कोई आपसे कोई सवाल पूछना चाहता था, एक मिनट। हाँ जी, ये तो आपको बजट में बताया ही है कि 130 करोड़ रुपए हर महीने रिन्यूअल और ठेके होते थे, इस बार 358 आया।
हमारे और रिसोर्सेज बढ़े, वैट बढ़ा, हमारा एक्सेस बढ़ा, 6 रुपये जो इन्होंने घटाए थे उससे आया, कई चीजें हैं उसमें पूरा है दिया हुआ, उसमें देखना। सेस सत्ता संभाली थी तो कहा था कि हिमाचल की स्थिति श्रीलंका जैसी है, अब कितना परिवर्तन महसूस करते हैं? देखिए, मैंने आज आपको कहना चाहता हूं, जिस समय हमने सत्ता संभाली थी और हम रूटीन गवर्नमेंट की तरह नहीं जाना चाहते थे, मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा। हमने जिस प्रकार से फैसले किए, जिस प्रकार से नियम बदले, उसका फायदा अब होने लगा, जिसका अर्थव्यवस्था पर असर दिखता है। पहले क्या होता था, एक छोटा सा एग्जांपल है, छोटी बात है, बड़ी नहीं, कि हिमाचल भवन जाना सिर्फ एमएलओ को कमरे मिलते थे, हिमाचल सदन जाना 100 रुपए 150 रुपए का कमरा होता था। हमने सबके लिए यूनिफॉर्मिटी लागू कर दी, रेस्ट हाउस में यूनिफॉर्मिटी लागू कर दी, नियम बदल, हमारी इंटेंट मंशा उससे जाहिर होती है कि हम सब कुछ बदलाव करना चाहते थे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कंस्ट्रक्शन डिवीजन बना था, उसको हमने बंद किया, वहां कंस्ट्रक्शन करने वाले अलग थे, कई और बदलाव किए। जो टेंडर आपके 51 दिन में होते थे आज 20-30 दिन में हो रहे हैं, और फंडामेंटली कई बदलाव हुए। 365 बदलाव की एक बुक छापी है हमने, जो हमने 365 दिन में की है, वो बुक मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। सर, आपने कर्मचारी को जो ये डीए और एरिया दिया है, कितनी टोटल लायबिलिटी होगी? उसमें बोला है 4% देने में 580 करोड़ रुपए ग्रेजुएटी, नहीं वो ग्रेजुएट, हमने वो ग्रेजुएटी का भी किया है, सिस्टमेटिक ढंग से हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है ना कि हम कर्जे के बोझ के नीचे दबे रहें, हमें कर्जा भी तो कम करना है, हमें लायबिलिटीज भी तो कम करनी है, हमें कर्मचारियों को उसके जो महंगाई बढ़ रही है उसके हिसाब से उनको किस्तें भी देनी है। सब प्रकार से बजट का आकलन करके खर्चों को भी कम करना है। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो नजर आ जाते हैं, कुछ खर्चे को हम जो बर्बाद खर्चा होता है वो नजर नहीं आते, उसको हम रोक रहे हैं। अब कई चीजें ऐसी है जो चीजें जुड़ती ही नहीं थी पर बजट डलता जा रहा था। अब कई बिल्डिंगें ऐसी है जो किसी को 1 करोड़ चाहिए, किसी को 50 लाख चाहिए, हमने बोला विधायक अपनी प्राथमिकता में वो भी दे। अब विधायक अपनी एमएलए फंड से जब वो किसी जगह जाते हैं, क्योंकि विधायक को पता होता है कि उसके विधानसभा क्षेत्र में कौन आदमी कमजोर है, अपने विधायक निधि से वो घर भी दे सकता है। तो कितने लाख हजारों लोगों को घर मिलेंगे, तो ये सब चीजें हैं। देखिए, अब हमने अपनी फ्री रॉयल्टी लेनी है। अगर मैं सोचूं कि मैं इसमें टच ही न करूं, उम्मीद पर दुनिया कायम रहती है, तो हमने 12% रॉयल्टी का भी केस किया ना धौला सिद्ध में। उसी तरह इस बात को मैंने दिल्ली पर भी उठाया, और कहीं ना कहीं जब हम सब मिलकर चाहेंगे, अगर बीजेपी वाले चलेंगे तो सफलता पूरी तरह हाथ लगेगी। अगर ये हिमाचल विरोधी नहीं है तो हमारे साथ चलना चाहिए इनको। कौन ऐसी सरकार होगी जो बोल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक करो कि हमारे साथ चलो, मैं ही चल पड़ूंगा, मुझे जहां बुलाएगी मैं चल पड़ूंगा, हिमाचल के हित में मैं कहीं भी जाने को तैयार हूँ। लेकिन अच्छे खिलाड़ी आए हिमाचल प्रदेश से, उसके लिए क्या किया? स्कूल में पीटी डीपी के टीचर्स नहीं है, जहाँ पे टीचर्स हैं आपने सुना नहीं, आपने सुना नहीं, मैंने बोला शारीरिक के पद्धति जो फिजिकल टीचर के एजुकेशन के उनके बढ़ जाएंगे, बजट में बोला। राज्य चयन आयोग अभी तक लिखा हुआ पीछे ना 87 लिखा 87 जो नंबर संख्या नंबर 87 ये 2024 के अंत दिसंबर तक 87,000 करोड़ मार्च इस वित्तीय वर्ष में। थैंक यू। आप कौन से आप कौन से ऐसी कौन सी ऐसी योजनाएं हैं सर जो कि आमदनी बढ़ाने के लिए भी उपयोग में जाएगी? ये आप बजट को पढ़िए, बजट में काफी योजनाएं लिखी हैं, आप समझ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।